नमस्कार दोस्तों, हमने शुरू किया था एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 29 जनवरी 2023 को हुआ था। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका रैंक कितना होता है, जितना उसका ऑर्डर होता है। अब n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो रैंक भी कितना होगा इसका, n होगा। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे, मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है 3x3 की, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गया हमारे पास, आइगन वैल्यू बोल सकते हैं। इसकी आइगन वैल्यू आई λ1 λ2 और λ3। अच्छा, इन तीनों की प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसका डिटरमिनेंट मिल जाता है। तीनों की प्रोडक्ट से डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो हमें यही पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द मैट्रिक्स 3 1 मैट्रिक्स कंसीडर किया 3 1 -1 2 सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हम इसकी क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 माइनस लैम्डा 1 -1 2 माइनस लैम्डा। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें जो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, उसमें लैम्डा की जगह हम ए रख देंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो लैम्डा की जगह अगर हम ए रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ये है प्लस का 7 है, सारे नहीं नहीं, इसमें क्या है, 5 माइनस का है और 7 प्लस का है। देखो कौन से ऑप्शन में है, 5 माइनस का नहीं, 7 नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 5 माइनस का और 7 प्लस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1 माइनस टेन 3x इक्वल टू 0 इज। अच्छा, इक्वेशन क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो टेंजेंट 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अच्छा, अगर हमारे पास tan x इज इक्वल टू टेंजेंट y है, तो हम x और y के बारे में क्या कह सकते हैं कि x किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस y के इक्वल होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अच्छा, टेंजेंट 1, सॉरी ये 1 किसके बराबर होता है, जब टेंजेंट पाई बाय 4 हो जाता है। तो यहाँ पे ये कैपिटल X है और इसको हम y मान लेते हैं, तो मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होगा। x की जगह क्या है, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह कितना है, पाई बाय 4। हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को इधर भेज देते हैं राइट साइड में, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, हमारे पास n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट ऑफ इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अच्छा, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है,
साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, जब थीटा कितना हो जाता है हमारे पास, एंगल कितना हो जाता है, पाई/6 हो जाता है। तो 2 इंटू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/6, तो ये हो गया पाई/6। इसको कैंसिल किया तो ये बन गया पाई/3। तो कोस पाई/3 कितना होता है, 2 ऐसे कैसा, कोस पाई/3 होता है हमारे पास 1/2। 2 से 2 कैंसिल किया तो टेंजेंट 1 बना, टेन इनवर्स 1 बना, और टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, पाई/4 के। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इफ cos of x is equal to 3/5 then we have to find the value of tan x minus sin x। अच्छा, tan x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, माइनस sin x, ये ऐसे कैसा, ऊपर से हम sin x कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, sin x तो बाहर लिख लिया हमने, बड़ा क्या 1/cos of x माइनस 1 बना। अब cos x की वैल्यू कितनी है, 3/5। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, b अपॉन h बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p अपॉन h, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं तो 4 आएगी। तो sin x किसके इक्वल आ गया, 4/5 के। तो चलिए ये वैल्यू रख देते हैं 4/5। अच्छा, ये 1 cos है, मतलब इसका उल्टा कर दो, 5/3 माइनस 1, अंदर वाले का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 5 - 3/3। तो कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद, 4 × 2 ये नीचे हो गया 15, दैट इज 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, जो y का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस टेंजेंट ऑफ इनवर्स y किसके इक्वल होता है, ये होता है टेंजेंट ऑफ इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में दे रखा है वो क्या है, 1 प्लस एक्स है और x माइनस 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और इसको x माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो फार्मूले में क्या बन जाएगा, पहले तो दोनों का ऐड करना, दोनों का जोड़ किया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ऊपर 1 से 1 कैंसिल किया तो क्या बचा, x प्लस एक्स 2x। टेंजेंट ऑफ इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, इस पे ध्यान से देखो, ब्रैकेट पे a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है, तो फार्मूला लगाएंगे इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये किसके इक्वल बचा, टेंजेंट ऑफ इनवर्स 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल ये बचा। अच्छा, जब हमने लेफ्ट साइड को सोल्व किया, लेफ्ट साइड को सोल्व करके हमारे पास ये आया, और लेफ्ट साइड किसके इक्वल दे रखे है, राइट साइड के। राइट साइड में क्या है, tan इनवर्स 8/31 ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 8/31 के इक्वल रख देते हैं। अच्छा, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इनके अंदर वाले ये बराबर होंगे। तो मतलब 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/31, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 × 31 x इज इक्वल टू 8 × 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा इधर। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 31x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, अब इन जो राइट साइड में जो सारी टर्म्स है इनको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 31 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, यहाँ से इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट किस तरीके से करना है, हमें इस 31 को इस तरीके से तोड़ना है कि दो नंबरों के सम में जिनका प्रोडक्ट कितना तो माइनस का 32 आता हो।
माइनस का 32 और सम करने पर कितना आता हो 31 आता हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 31 32 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 4x² प्लस 32x माइनस 1x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4x कॉमन लेते हैं तो बचा क्या x प्लस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 8 यहाँ पर बचा, माइनस 1 कॉमन लिया इधर। अब फिर से ये ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं, x प्लस 8 कॉमन लिया तो बचा क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाएगी -8 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं अब। ऑप्शन में -8 तो नहीं है, 1/4 है तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, a is equal to 4, b is equal to 3, angle a is equal to 60 degree and c is the root of the then c is the root of the equation given below। c कौन सी इक्वेशन का रूट होगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इस तरीके से ए के सामने वाला जो एंगल ए है या फिर वर्टेक्स ए है, इसके सामने वाली जो साइड है उसको ए मान लिया, बी के सामने वाली को स्मॉल बी और सी के सामने वाली को स्मॉल सी। अब एंगल ए ये है, एंगल बी ये है, एंगल सी ये है। अब कोस ऑफ दो साइडें दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 और साथ में एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री। अच्छा कोस ऑफ एंगल ए वाला फार्मूला यूज करते हैं, कोस ऑफ ए किसके इक्वल होता है ये, कोस ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अच्छा जिसकी वैल्यू पता है वो रख देते हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन 2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी। बस हो गया काम, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या बचा 3c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा माइनस का। अच्छा 3c को इस तरफ ले जाते हैं, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो c इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 3 भी माइनस का है और 7 भी माइनस का है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, 3 भी माइनस का है और 7 भी माइनस है का, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इफ sin अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2, sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल कितना है 9 कितना हो जाए 90 डिग्री, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री 5/2। और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब अल्फा माइनस या फिर एंगल कितना हो जाए, एंगल हो जाए 30 डिग्री मतलब π/6। यही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये है π/6 या फिर इनको 90 और 30 लिख सकते हैं, इसको लिखा 90, इसको लिखा 30 डिग्री। अच्छा दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू ऐड करने पर ये हो गया 120, अल्फा की वैल्यू आ गई 60। अल्फा की वैल्यू 60 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। अब क्वेश्चन देखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आ गई, वैल्यू किसकी पूछी आगे, टेंजेंट अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू टेंजेंट 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है, टेंजेंट अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू टेंजेंट 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। अच्छा इसमें वैल्यू रख दो। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 60, बीटा की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे 60 30 का 2 गुना मतलब 60 हो जाएगा, तो टेंजेंट 120 बनेगा इधर तो गुना में टेंजेंट यहाँ पे 2 अल्फा, 2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पे ये कितना बना टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री इंटू
यहाँ पे कितना बना 120 और 30 कितना हो गया ये हो गया 150 डिग्री। अब इन पे वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, प्रोडक्ट कर देंगे वैल्यू निकाल के। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 + 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 + 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक और चीज, 90 में कुछ ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होगा, टेंजेंट को कोट में चेंज कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता तो इसके लिए नेगेटिव साइन लगा दिया, और 30 डिग्री के इक्वल होगा इनटू। सेम सेकंड केस में भी होगा, 90 में कुछ ऐड किया, 90 में कुछ ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट तो नेगेटिव होगा, तो टेंजेंट को चेंज भी करना में कोट में, ये हो गया 60 डिग्री, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इनको कैंसिल किया तो कितना आ गया 1। तो फाइनल आंसर कितना आया हमारा 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ साइन 55 माइनस कोस 55 अपॉन साइन 10 डिग्री इज, देखो साइन 55 माइनस कोस 55 अपॉन साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा इस 55 को कैसे लिख सकते हैं, 45 + 10 डिग्री लिख सकते हैं। 45 पे हमें वैल्यू पता है इसलिए हमने इसको लिख दिया, माइनस ऐसे ही इस 55 को भी लिख सकते हैं 45 + 10 डिग्री अपॉन साइन 10। अच्छा पहले न्यूमरेटर को सोल्व करो एक बार, इस पर ए साइन A + B बड़ा फार्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, साइन 45 इंटू कोस 10 डिग्री प्लस कोस 45 इंटू साइन 10 डिग्री, माइनस निशान आगे, कोस A + B का फार्मूला लगाया इस पे, कोस A + B में क्या होगा, कोस A कोस B, माइनस साइन है साइन भी होगा, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो यहाँ इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस आ जाएगा, तो कोस 45 कोस 10 डिग्री प्लस साइन 45 साइन 10 डिग्री अपॉन क्या है, साइन 10 डिग्री। चलिए अब इनकी वैल्यू रखते हैं। अच्छा यहाँ पे साइन 45 डिग्री है, यहाँ पे कोस 45 है, यहाँ पे कोस 45 है, यहाँ पे साइन 45 है, सबकी वैल्यू तो 1/√2 होती है। वैल्यू रखने के बाद हमने इसको कॉमन ले लिया 1/√2। ऊपर क्या बचा, कोस 10 साइन 10, कोस 10 प्लस साइन 10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है, कोस 10 से कोस 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन 10 डिग्री यहाँ पे है, साइन 10 डिग्री यहाँ पे, तो 2 टाइम्स हो गया ये तो 1/√2 ऊपर क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 10 अपॉन साइन ऑफ 10, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा इससे ये कैंसिल करेंगे तो ऊपर √2 बचेगा, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इफ a and b are two finite sets then total number of functions from a to b। बहुत आसान सा है कि अगर हमारे पास a से b तक कोई फंक्शन है और a के अंदर n एलिमेंट है, b के अंदर m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं a से b तक, m⁻n। m क्या है, b की कार्डिनलिटी ही तो है, और n क्या है, a की कार्डिनलिटी। तो यही तो पूछा था उसने, ए और बी की फॉर्म में, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन में एवरी सेट इक्विवेलेंट टू अ फाइनाइट सेट, बिल्कुल, टू अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, बिल्कुल। अगर कोई सेट ए है और बी सेट के इक्विवेलेंट हो गया तो मतलब इसमें 1:1 कोरेस्पोंडेंस होगी। 1:2 कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या होगा, ये 1:1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट करेगी, तो जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसमें एलिमेंट होंगे, तो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट एवरी काउंटेबल सेट
इज इक्विवेलेंट टू अ सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल, ये भी बात सही है। काउंटेबल सेट कौन सा होता है यार? तो वो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा? काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट हो गया तो नेचुरल नंबर के सबसेट के इक्विवेलेंट हो गया। अगर इनफाइनाइट सेट हो तो वो n के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो मतलब 1 1 ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होगी। अच्छा, डी ऑप्शन चेक करो, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। ये तो हमें पता ही है कि वो अनकाउंटेबल होता है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। Let f of x is equal to e raised to power x and g of x is equal to log of ex, then which of the following is true? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? f of 1 by x has a domain r minus 0। तो f of 1 by x को अगर हम निकाल के देखते हैं तो e raised to power 1 by x होगा। अब x नॉन जीरो है यहाँ पर, तो ये तो डोमेन है, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। तो रेंज क्या है इसकी, कि इसकी रेंज में 1 होगा? 1 कब होगा? जब ये नंबर 0 हो जाएगा, ये 0 हो ही नहीं सकता, तो ये 1 के इक्वल भी नहीं आएगा। ये भी बात ठीक है, तो रेंज में 1 नहीं है, तो स्टेटमेंट ट्रू होगी ये तो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स एज अ डोमेन आर, ये बात देखो, डोमेन तो आर है इसकी। क्या रेंज नेगेटिव रियल नंबर है इसके? नहीं, डोमेन इसके जब ई की पावर एक्स को मैं ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ इस तरीके का बनता है, मतलब सारे के सारे नंबर कैसे आते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव तो नहीं आ रहे इसकी रेंज में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एफ एंड जी आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स दोनों के, दोनों आपस में इनवर्स एक दूसरे के, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। जी हैज अ डोमेन आर, जी की डोमेन क्या है? आर। क्या इसमें नेगेटिव नंबर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स ए बी सी। हमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए बस। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 3 है, तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताने की मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो सकते हैं। अच्छा, अगर एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होता है? 1। अगर एन की वैल्यू 2 हो जाती है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होता है? 2। 1 और 2, यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं 2। अगर एन की वैल्यू 3 हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ये तो आगे वाले, पीछे वाला तो यहाँ पे लिख दिया, अब इन दोनों को जोड़ करो, ये यहाँ पे लिख दिया 3, अब इन दोनों को जोड़ किया, ये यहाँ पे लिख दिया 5। जब n की वैल्यू 3 हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 5। ऐसे ही हम 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, जो लास्ट वाला है वो तो यहाँ पे लिखो। अब इन दोनों का जोड़ करो, ये हो गया 7। अब इन दोनों का जोड़ के ये हो गया 10। अब इन दोनों का जोड़ के ये कितना हो गया? 15। तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 15 इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे? 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। लेट ए बी अ सेट जिसमें 1 से लेकर 5 तक ये नेचुरल नंबर है। डोमेन ऑफ रिलेशन ए ऑन आर ऑन ए डिफाइंड बाय आर दोज एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज गिवन बाय। यहाँ पे x और y दोनों a से आने चाहिए। अब यहाँ से देखो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, और x की वैल्यू क्या क्या चूज कर सकते हैं? x बिलोंग्स टू a में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 और 5। इसकी डोमेन बतानी है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या चूज कर सकते हैं। x की वैल्यू मैं अगर 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। x की जगह 3 रखा तो 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 5। x की जगह 4 रखा हो, अब x की जगह 4 रखा, 4 दूनी 8 माइनस 1 7। क्या y की वैल्यू 7 हो सकती है? y कहां से आना चाहिए? a से। क्या a में 7 है? नहीं। ऐसी अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 5 रखता हूं इसमें, 5 दूनी 10 माइनस 1, ये y की वैल्यू 9 आएगी। तो जब मैं x की वैल्यू 4 और 5 रखता हूं तो y की वैल्यू तो आती है, लेकिन वो हमारे सेट a में नहीं है। तो हमारे पास केवल x की कितनी चॉइस है? केवल 3 चॉइस है। तो डोमेन में केवल ये 3 नंबर, 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे।
कौन कौन से 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। लेट ए बी अ सेट जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है एंड आर पे रिलेशन डिफाइंड होने बाय दिस दोज ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, बी इज इवन नंबर, बी कैसा है, इवन नंबर है, तो रेंज में कौन से एलिमेंट होंगे, इवन नंबर कौन कौन से है रेंज में, देख लो ये 2 और 4 है, और तो नहीं है इवन नंबर, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 प्लेन्स इज। अच्छा, अगर तीनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट कॉमन होगा, जो पॉइंट कॉमन होगा इन 4 ऑप्शन में से वही आंसर होगा। चलो चेक करते हैं। पॉइंट तो बहुत सारे आएंगे, एक लाइन मिलेगी जब इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन वो कॉमन पॉइंट है वो तीनों प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा, मतलब तीनों प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, जो लास्ट इक्वेशन है y प्लस जेड दे रखा है, y प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब जो लास्ट के दो, इस एलिमेंट के लास्ट के जो कंपोनेंट है उनका जोड़ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ कितना आ रहा है, 2 प्लस 2 4, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा थर्ड इक्वेशन को। चलिए अब बी की जगह बी ऑप्शन में चेक करते हैं। बी ऑप्शन में पॉइंट दे रखा है 3 माइनस 2 यहाँ पे रखते हैं इस इक्वेशन में, x की जगह 3 प्लस 2, y की जगह माइनस 2 रखा, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। देखो सोल्व करके कितना आएगा, आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो पॉइंट। ये सोल्व किया तो 3 माइनस 4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9, और एक 10 माइनस 4 दैट इज 6, 0 तो नहीं आया, तो बी ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब थर्ड ऑप्शन दे रखा उसके पॉइंट, वो पॉइंट चेक करके देखते हैं कि वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। -3 रखा, x की जगह -3, y की जगह -2 रखो, -2 रखा, z की जगह 2 रखो पहली इक्वेशन में, 3 गुणा में 2 प्लस 1। अच्छा, सोल्व करने के बाद 0 आना चाहिए, चेक करो इसको, -3 -4 प्लस 6 प्लस 1, ये -7 प्लस 7, ये तो 0 हो जाएगा, तो पहली प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है पॉइंट। अब दूसरी स्टेज, दूसरी इक्वेशन को देखो एक बार, दूसरी को चेक किया, यहाँ पे x की जगह -3 रखा, फिर माइनस का निशान, y की जगह -2 रखा, z की जगह भी 2 रखा, -1 इक्वल टू क्या आएगा, आना क्या चाहिए 0, इसको चेक करो एक बार, -3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 -1, ये कितना हो जाएगा -4, इनको जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, दोनों का जोड़ कितना है 0 भी है, तो ये पॉइंट तीनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज गिवन लाइंस इज। अच्छा, यहाँ पे हम पासिंग पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे पासिंग पॉइंट क्या है, ये A1 ये है, और जो डायरेक्शन रेशो है इसके ये B1 हो गया। पासिंग पॉइंट क्या है दूसरी लाइन का, ये A2 हो गया, और डायरेक्शन रेशो क्या हो गया, ये B2 हो गया। तो इनको हम लिख लेते हैं अलग से। A1 की वैल्यू क्या है I प्लस जे, A2 की वैल्यू क्या है 2I प्लस जे माइनस के, B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है 2I माइनस जे प्लस के, और B2 की वैल्यू क्या है 3I माइनस 5J प्लस 2 के। ये डायरेक्शन रेशो है दोनों लाइनों के, और ये हमारे पास क्या है, इसके पासिंग पॉइंट है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, इसकी A2 माइनस A1 के साथ, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड प्लस बनाना है कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करते हैं। B1
क्रॉस B2 कैसे कैलकुलेट करना है? डिटरमिनेंट मेथड से Aij। अच्छा, इसके कंपोनेंट क्या है? 2 - 1 1, 2 - 1 1, 3 - 5 2, 3 - 5 2। इसको एक्सपेंड करते हैं अब फर्स्ट रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? I। इसको हटाया, -2 + 5 -j, इसको हटाया 4 - 3 + k, इसको हटाया -10 + 3, तो कितना आ जाएगा सोल्व करके? 3i। इसको सोल्व किया तो +j, इसको सोल्व किया -7k। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं B1 क्रॉस B2 का। √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो ये कितना आ गया? √59। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, यहाँ से हम B1 क्रॉस हमने B1 क्रॉस B2 तो निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या? A2 - A1 भी चाहिए। फार्मूले में ध्यान से देखोगे, फार्मूले में A2 - A1 भी है हमारे, ये बड़ा। तो हम A2 - A1 निकालते हैं। ये किसके इक्वल आएगा? 2i में से i के माइनस करेंगे तो i बचेगा, j में से j माइनस करेंगे तो 0j बचेगा, और माइनस के, ये ऐसे कैसा? तो ये तो हमारे पास क्या आ गया? A2 - A1, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है? B1 क्रॉस B2 के साथ। 3i + 7 3i + j - 7k इंटू i + 0j - k। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। i वाले की i वाले के साथ 3 + 0, k वाले की k के साथ +7, ये कितना आ गया? 10। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, फार्मूले में रखो। ऊपर वाले का मान कितना आया? ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आई? 10, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी आई? √59। तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा दोनों लाइनों के बीच, 10/√59। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास ए है। ए वेक्टर क्या दे रखा है? 2i - 3j + 6k है। इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। क्या करेंगे? इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? देखो एक बार, 2i - 3j + 6k। ये तो ऐसे कैसा लिखा? मैग्नीट्यूड देखो एक बार इसका कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर 36। इनको ऐड किया 40, और 9 49 बना। 49 का रूट कितना हो जाएगा? 7। तो नीचे इसका मैग्नीट्यूड सोल्व करके कितना आया? 7। तो 7 को सबके नीचे अलग अलग कर देते हैं। तो क्या बना? 2/7i - 3/7j + 6/7k, ये पड़ा। ठीक है, ये तो हमारे पास एक वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, अब ये नया वेक्टर बन जाएगा बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5। 10/7i - 15/7j + 30/7k। ये एक ऐसा वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? आपकी बार 5 हो गया। हमने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने केवल ये नहीं बोला, लेकिन उसने साथ में ये भी बोला कि डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन के लिए इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें तो -b वेक्टर चाहिए। तो -10/7 + 15/7j - 30/7k। तो मतलब पहला और तीसरा नेगेटिव है, दूसरा बीच वाला पॉजिटिव है। ये तो इसी ऑप्शन में है, 10 15 30। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70।
द पॉइंट ऑन द सरफेस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 नियरेस्ट टू द ओरिजिन। पहले एक चीज चेक करो कि कौन सा पॉइंट इनमें से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और उसको चेक करना है कि वो ओरिजिन के पास भी हो। पहले इसको 0 0 को चेक करो, 0 0 0, क्या ये इस सरफेस पे है? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, क्या 0 1 के इक्वल होगा? नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब इसको डी ऑप्शन को चेक करो, जेड की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की प्रोडक्ट कितनी है? 0 प्लस 1, ये हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट चेक करो इसी का, डी ऑप्शन का दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये जेड की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर, एक्स वाई की प्रोडक्ट मतलब 1 और 0 की प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा प्लस 1, क्या 0 1 के बराबर है? नहीं, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं, केवल बी ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट इस सरफेस पे है या नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट इस सरफेस पे हैं, फिर हम ओरिजिन से इसकी दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा ही हम पहले ऑप्शन में भी करेंगे। तो चलिए अब हम काम करते हैं बी ऑप्शन पे। यहाँ पे जेड की जगह 1 रखो, सॉरी एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह -1, -1 का स्क्वायर किया, यहाँ पे रखे, इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 2। क्या 1 और 2 बराबर होते हैं? नहीं, तो मतलब ये पॉइंट इस सरफेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा इसका? ऑप्शन ए बचेगा, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। लेट पी एंड क्यू आर टू यूनिट वेक्टर्स, इफ द वेक्टर्स आर, वेक्टर एक नया वेक्टर डिफाइन किया इनके सम का यूज करके, और एस वेक्टर डिफाइन किया, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज। पहली चीज क्या दे रखी है? पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है, इनका यूज करते हुए आर और एस वेक्टर बनाए, दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, मतलब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आर की वैल्यू कितनी है? पी प्लस 2 क्यू, डॉट एस की वैल्यू कितनी है? 5p माइनस 4 क्यू, डॉट प्रोडक्ट करना इनका इक्वल टू 0 रख दो। अब डॉट प्रोडक्ट करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 5p मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में डॉट लगाना, -4p इंटू क्यू, आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 10p डॉट क्यू, अच्छा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो अब b का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, बी नहीं है सॉरी, ये पी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और क्यू का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1, दोनों यूनिट वेक्टर थे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 8 दैट इज -3। ठीक है, आगे अच्छा यहाँ पे 10p डॉट क्या हुआ? यहाँ पे -4 है, दोनों को माइनस किया तो 6p डॉट क्या बचे इक्वल टू 0। हमें तो p डॉट क्या चाहिए, p डॉट क्या कितना आ जाएगा? 3 को दूसरी तरफ भेज दिया, प्लस का हो गया, और 6 अपॉन में गया तो इसकी वैल्यू आई 1/2। अब डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा देते हैं इस पे, p मैग्नीट्यूड क्या मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स व्हिच इज इक्वल टू 1/2। अच्छा p और q का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इफ द वेक्टर्स p वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड q वेक्टर इज इक्वल टू दिस, r वेक्टर इज इक्वल टू दिस आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा इसमें है और लैम्डा भी इसमें, म्यू भी इसमें है, तो हम क्या करेंगे? p के साथ भी r की डॉट प्रोडक्ट क्या रखेंगे? 0। q के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो पहले p डॉट r की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ से i वाले कंपोनेंट की i वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है, j वाले की j वाले के साथ, k वाले की k वाले के साथ। यहाँ पे i का कंपोनेंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट कितना है? लैम्डा, तो इसकी मल्टीप्लाई करके लैम्डा,
यहाँ पे -1 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ तो -1 आएगा। यहाँ पे 2k है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, म्यू के साथ, तो हो जाएगा 2μ = 0। तो लैम्डा प्लस 2μ इज इक्वल टू 1, 1 को दूसरी तरफ भेज दिया, एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब हम इसी तरीके से क्यू और आर की डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके देखो एक बार क्या आएगा। आई का कोफिशिएंट क्या है 2, इसमें लैम्डा है तो 2 लैम्डा बना। 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे +4 बना। यहाँ पे 1 है के का कोफिशिएंट और यहाँ पे म्यू है तो 1μ दैट इज म्यू बचा इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। इक्वेशन कौन सी है, लैम्डा प्लस 2μ इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4। अच्छा, ऊपर वाले के कोफिशिएंट को हम सेम बना लेते हैं नीचे वाले जैसे। इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन को, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 लैम्डा प्लस 4μ इज इक्वल टू 2। अब माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। इसको माइनस किया तो एक म्यू ऊपर है, 4 माइनस के नीचे है, तो -3μ बचा इज इक्वल टू -6। म्यू की वैल्यू आ गई 2। म्यू की वैल्यू 2 आते ही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू चेक करते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा प्लस 2 × 2 4 इज इक्वल टू 1। 4 को इधर भेजा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 - 3 दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 - 4। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3। -3 और 2 इसकी वैल्यू आ जाती है। -3 और 2, लैम्डा की वैल्यू -3 और म्यू की वैल्यू +2। इसी का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इफ द स्ट्रेट लाइंस, ये दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, कहता है कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन द इंटीजर के की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में के दे रखा है, सेकंड में भी के है, तो इस के की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अच्छा, अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, दोनों के बीच की दूरी को 0 रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले देखो पासिंग पॉइंट क्या है, 1 2 3, मतलब A1 जो पासिंग पॉइंट है फर्स्ट लाइन का 1 2 3, और इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, नीचे वाले हो जाएंगे डायरेक्शन रेशो फर्स्ट लाइन की K 2 3। इसके डायरेक्शन रेशो है K, 2, 3। ऐसे ही A2 मतलब पासिंग पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन 2 3 और 1, 2 3 1। और B2 क्या है, डायरेक्शन रेशो है सेकंड लाइन के 3K 2, 3K और 2। चलिए अब हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रखना है, 0 के इक्वल, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 के इक्वल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, बीच में डॉट है, अपॉन B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड को हमें 0 रखना है। अच्छा, इसको हम दूसरी तरफ भेज दें, हम क्यों निकाल लेंगे इसको, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 को हमें 0 रखना है कुल मिला के। चलिए रखते हैं। अब उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालते हैं, IJK K2 3। B1 के कंपोनेंट क्या है, K2 3, और B2 के कंपोनेंट क्या है, 3K2, 3K2। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके। इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, क्या आ जाएगा, इसको हटाया, इसको हटाया, इसकी मल्टीप्लाई करो 4 - 3K -6, इसको हटाया, इसको हटाया 2K -9 प्लस K, इसको हटाया, इसको K² -6। ये तो हमारे पास B1 क्रॉस B2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, फार्मूले में देखोगे आप लोग A2 माइनस A1 भी चाहिए।
तो A2 माइनस A1 देखो कितना आएगा, A2 माइनस A1, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे ये भी 1 बचा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अगर इसको IJK की फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I प्लस J माइनस 2K। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, A2 माइनस A1 की। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 की डॉट प्रोडक्ट को हमें 0 के इक्वल रखना है। तो क्या करेंगे, I वाले कंपोनेंट की I वाले के साथ प्रोडक्ट कर दो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है 4 माइनस 3K। फिर हम J वाले की J वाले के साथ करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2K माइनस 9 है। फिर -2 की किसके साथ करनी है, इसके साथ, ये है K² माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब तो इसको सिंप्लीफाई करो पहले, 4 माइनस 3K, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2K प्लस 9 -2K² प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देते हैं, -2K² तो ऐसे कैसा लिखो, यहाँ पे -3K है, यहाँ पे -2K, तो कितना हो जाएगा -5K। इनको ऐड करो, ये कितना हो गया 13, 13 को 12 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो 2K² प्लस 5K माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करोगे ये देखो, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अच्छा, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, -50। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा करे तो माइनस का 50 आए और प्लस माइनस करे तो प्लस करे तो 5 आए। तो -5 गुणा 10 करते तो -50 भी आएगा, लेकिन इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 भी आएगा। तो हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर लिया। अच्छा, इनमें से कुछ कॉमन आएगा तो k कॉमन आया, बचा क्या 2K माइनस 5 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2K माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2K माइनस 5 इंटू K प्लस 5 इक्वल टू 0। या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या फिर सेकंड वाला फैक्टर 0 होगा, दोनों की प्रोडक्ट 0 है अगर, तो फर्स्ट वाले से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 और सेकंड वाले से कितनी आ जाएगी -5। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं अब कौन सा है। अच्छा, बटे वाला ऑप्शन तो है ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में -5 है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -5 9 फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज। तो हमें इस पॉइंट का, पॉइंट कौन सा है 1 -5 9, मान लीजिए ये P पॉइंट है, इसकी दूरी हमें गिवन प्लेन से निकालनी है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। हमें परपेंडिकुलर दूरी नहीं निकालनी। परपेंडिकुलर दूरी कैसे, मान लिया हमारे पास ये प्लेन है कोई इस तरीके से, ये प्लेन है, यहाँ पर कोई P पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा गिवन प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। एक तो तरीका है इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दोनों के बीच की दूरी निकाल देते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला है कि जो ये गिवन लाइन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, इसके अलोंग मेजर करना है। कि मान लिया ये लाइन कुछ इस तरीके से क्रॉस कर रही है, ये लाइन कुछ इस तरीके से क्रॉस कर रही है, ये ऐसे परपेंडिकुलर नहीं जा रही, कुछ इस तरीके से। तो हमें जो अब डिस्टेंस मेजर करना है ना, अब इस लाइन के, जो ये लाइन है अभी ड्रॉ की थी, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट P से पास करेगी। अब परपेंडिकुलर नहीं है, वो P से पास करेगी। अब जो ये लाइन है वो इस प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लिया इसको Q है, इस Q के कोऑर्डिनेट निकाल के P से दूरी निकाल लेंगे। ठीक है,
अब ये दोनों लाइनें पैरेलल है, नीचे वाली लाइन कौन सी, एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, दूसरी लाइन कौन सी है, पी क्यू, ये नीचे वाली के पैरेलल है, तो पी क्यू की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके डायरेक्शन रेशो पहली बात सेम होगी, पासिंग पॉइंट हमें पता है ये दे रखा है, तो पी क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वन अपॉन डायरेक्शन रेशो इसके क्या है, 1 1 1 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 9 अपॉन 1। अब हमें चाहिए क्या, इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो प्लेन के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसको लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, इसका जनरल पॉइंट निकालते हैं और प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जनरल पॉइंट निकाला, 1 को दूसरी तरफ भेजा, एक एक करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा माइनस 5 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा प्लस 9। अब ये जनरल पॉइंट आ गया इस पी क्यू लाइन का। अब जनरल पॉइंट नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट, तो ये तो तभी आएंगे जब ये प्लेन की इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन में हमने पुट किया यहाँ पे, तो क्या बना, x की जगह रखा लैम्डा प्लस 1, फिर माइनस लैम्डा प्लस 5, z की जगह रखा लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहाँ पे एक लैम्डा बचा, ये कितना हो गया 6 और 9 कितना हो गया 15, तो 5 माइनस 15 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10। तो हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, अब ये देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस 10 रखते हैं, माइनस 10 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 9, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 और माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट तो ये आ गए। पी हमारे पास गिवन पॉइंट था, दोनों के बीच की दूरी निकाल दो अब डिस्टेंस फार्मूले से, तो पी क्यू के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, इसमें से ये माइनस करो 10 मतलब 10 का स्क्वायर, इसमें से माइनस किया 10 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, इसमें से माइनस किया 10 का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, तो 10 का स्क्वायर कितनी बार आया, 3 बार, 3 गुना 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर अंडर रूट, तो 10 को बाहर लिखो 10 रूट 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 10 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, अ पॉइंट मूव्स सो दैट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, एक जनरल पॉइंट है, इस जनरल पॉइंट से इन दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है, ये तो एलिप्स की इक्वेशन है, सॉरी एलिप्स की कंडीशन है ये तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा यहाँ पे सम की जगह अगर डिफरेंस बोल देता फिर ये किसकी कंडीशन हो जाती, हाइपरबोला की। ओके, तो बच्चों ये थे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो मैंने 51 से शुरू किए थे, कहां तक 75 तक मैंने सोल्व करवाए हैं। आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।